Coming to question number 10, we see that in the irreversible process given in the figure, let the initial temperatures of the identical blocks L and R be 305.5 and 294.5 Kelvin respectively, and let 215 joule be the energy that must be transferred between the blocks in order to reach equilibrium. For the reversible processes of what is delta S for A part block L, and secondly its reservoir, thirdly for block R for its reservoir, and fifthly for the two block system, and last part for the system of two blocks and two reservoirs. तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि लेफ्ट से लेके राइट में जो लेफ्ट ब्लॉक जो राइट ब्लॉक में एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है उसका वैल्यू है 215 जूल्स. तो अब हम क्या करेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि एनर्जी विच इज़ गिवन बाय ब्लॉक एल, दैट इज़ द एनर्जी विच इज़ एब्जॉर्ब बाय आर, और ताकि फाइनल वो इक्विलिब्रियम में आए. ठीक है, तो अब वो उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो हम इसका मैग्नीट्यूड से लिख देते हैं कि m इंटू सी, एनर्जी विच इज़ गिवन बाय ब्लॉक एल is equals to energy which is absorbed by block R, which is equals to m into C into TL minus TF. TL is the initial temperature of this block and TR is the initial temperature of right block. Right. Which will be equals to energy which is absorbed by R, which will be equals to m into C into TF minus TR. राइट. इसको सॉल्व करने पे आ जाता है, बिकॉज m इंटू सी तो कैंसिल हो रहा है दोनों में, तो इसको सॉल्व करने पे आएगा कि फाइनल टेम्परेचर विल बी इक्वल्स टू TL प्लस TR डिवाइडेड बाई 2, विच विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू, जब हम वैल्यूज पुट करेंगे जहाँ TL की वैल्यू इज 305.5, TR की वैल्यू इज 294.5, तो 305.5 प्लस 294.5 विच विल बी इक्वल्स टू लाइक 300 केल्विन. राइट. अब हमें पता करना है कि व्हाट इज़ द मास ऑफ ईच ब्लॉक जो कि इक्वल है, दैट इज m इज इक्वल्स टू, बिकॉज मुझे पता है कि q इज इक्वल्स टू m इंटू सी इंटू डेल्टा टी. इसका मतलब m का वैल्यू इज इक्वल्स टू q बाई सी इंटू डेल्टा टी. मुझे गिवन है q का वैल्यू एज 215, c का वैल्यू एज 386 एंड डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर. तो अभी अगर हम चेंज इन टेम्परेचर देखते हैं तो इसका मतलब ये इसके लिए हो जाएगा 300 केल्विन माइनस 294.5 केल्विन. मतलब अभी हम राइट ब्लॉक पे ये काम कर रहे हैं, तो राइट ब्लॉक के लिए डेल्टा टी हम ये वाला लिखेंगे. तो बेसिकली हमें दोनों ब्लॉक्स के लिए अलग अलग करके पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा. हाँ, तो अब हमने इससे मास निकाला, दैट विल बी इक्वल्स टू 0.101 kg आ जाएगा. ठीक है, अब उसके बाद मुझे फर्स्ट पार्ट करना है, दैट इज डेल्टा एस फॉर लेफ्ट ब्लॉक. कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा एस की वैल्यू होती है m इंटू सी इंटू एल इन टी फाइनल बाई टी इनिशियल फॉर लेफ्ट ब्लॉक, विच विल बी इक्वल्स टू, उसका मास गिवन है, उसका c गिवन है, लेकिन फाइनल टेम्परेचर उसका क्या होगा 300 और इनिशियल टेम्परेचर उसका क्या था 305.5. वैल्यूज पुट करने से आंसर आ जाएगा -0.710. That's right. बी वाले पार्ट में अगर हमें इसी एल के रिजर्वायर का एंट्रोपी चेंज निकालना है तो हम ये बोल सकते हैं कि जो भी लेफ्ट वाले ने अपने रिजर्वायर को एनर्जी दी थी वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस था, जबकि टेम्परेचर ऑफ दिस रिजर्वायर वाज लाइक बराबर था टेम्परेचर ऑफ एल. तो इसलिए हमने डेल्टा एस एज एन एंट्रोपी चेंज ऑफ रिजर्वायर विल बी इक्वल्स टू लेफ्ट वाले के रिजर्वायर के लिए विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एंट्रोपी चेंज of the left block, which will be equals to -0.710. Exactly. यहाँ पे साइन बहुत जरूरी था. हाँ, और उसी तरह एंट्रोपी चेंज फॉर थर्ड ब्लॉक फॉर द राइट ब्लॉक विल बी इक्वल्स टू सेम प्रोसीजर जो फर्स्ट में अप्लाई किया, यही वाली इक्वेशन अप्लाई करनी है, लेकिन इस केस में जो फाइनल टेम्परेचर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 300 केल्विन, जो कि वो फाइनली अटेन कर रहा है, लेकिन इनिशियल टेम्परेचर जो था वो था गिवन मुझे 294.5 केल्विन, और जो इक्वेशन मुझे यूज़ करनी है वो यही वाली इक्वेशन यूज़ करनी है, और उसी इक्वेशन को यूज़ करने से जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0.723 केल्विन. डी पार्ट में हमने बोला है, डी पार्ट में हमसे पूछा गया है कि चेंज इन एंट्रोपी फॉर द राइट ब्लॉक का रिजर्वायर विच विल बी इक्वल्स टू, सेम लॉजिक जो मैंने बी में अप्लाई किया था, विच विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा एस फॉर द राइट ब्लॉक. That's right. That will be equals to minus of 0.723 joules per Kelvin. Right. ई पार्ट में हमें ये पूछा है कि चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ द टू ब्लॉक सिस्टम. तो टू ब्लॉक सिस्टम इज लाइक चेंज इन एंट्रोपी फॉर द लेफ्ट ब्लॉक प्लस चेंज इन एंट्रोपी फॉर द राइट ब्लॉक. वैल्यूज पुट करेंगे अगर हम ए पार्ट से और डी पार्ट से,
तो ये ए पार्ट की वैल्यू और ये डी पार्ट की वैल्यू जब ऐड सी पार्ट की वैल्यू जब ऐड हो जाएगी तो मेरे को आंसर आ जाएगा, दैट इज ए पार्ट का आंसर प्लस सी पार्ट का आंसर, दैट विल बी इक्वल्स टू 0.013 जूल्स पर केल्विन. दैट्स राइट. एफ पार्ट में हमें पूछा है एंट्रोपी का चेंज फॉर द एंटायर सिस्टम, जिसमें कि एंट्रोपी का चेंज फॉर लेफ्ट ब्लॉक प्लस एंट्रोपी का चेंज फॉर द रिजर्वॉयर ऑफ लेफ्ट ब्लॉक, राइट, प्लस एंट्रोपी का चेंज फॉर राइट ब्लॉक प्लस एंट्रोपी का चेंज फॉर रिजर्वॉयर ऑफ राइट ब्लॉक. दैट्स राइट. जब हम सारी वैल्यूज ऐड करेंगे तो हमें ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी वाली सारी वैल्यूज ऐड करनी है, तो मुझे आंसर आ जाएगा 0, जो कि कंसिस्टेंट है कि क्लोज सिस्टम की रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज दैट विल बी इक्वल्स टू 0 फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस. तो बेसिकली दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 10. इसमें हमने देखा कि कई सारे पार्ट्स है, यू जस्ट नीड टू बी पेशेंट एंड अप्लाई द सिंपल लॉज ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. इसमें हमने यूज़ किया बेसिकली, और वैसे करके हमें क्वेश्चन करना था. सो दिस वाज अ क्वेश्चन नंबर 10. Coming to question number 11 now. A mixture of 1773 gram of water and 227 gram of ice is in an initial equilibrium state at 0.0 degrees Celsius. The mixture is then in a reversible process brought to a second equilibrium state where the water ice ratio by mass is 1:1 at 0 degrees Celsius. अब A पार्ट में दिया है कि हमें कैलकुलेट करना है एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम प्रोसेस के लिए, एंड गिवन इज हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर टू बी 333 किलो जूल पर kg. सेकेंडली, जो सिस्टम है दैट इज रिटर्न टू इनिशियल इक्विलिब्रियम स्टेट इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, वी कुड से बाय अ बंसन बर्नर. तो उसके लिए हमें एंट्रोपी चेंज करना, कैलकुलेट करना है अगर ऐसा हो रहा है तो. एंड सी पार्ट वी हैव टू फाइंड इफ आवर आंसर्स आर कंसिस्टेंट विद द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सो लेट्स सी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन. सीम्स टू बी अ लेंथी वन. ओके, तो सबसे पहले इसमें हम एक ओवरव्यू दिखा देते हैं इस क्वेश्चन का. वो ये है कि इनिशियली मेरे पास इनिशियली मेरे पास वाटर था 1773 ग्राम था, और इनिशियली मेरे पास जो आइस था दैट वाज 227 ग्राम, और उसके बाद इनिशियली मैं टोटल मास बोलूंगी वो हो गया था, इन दोनों को ऐड करेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू 2000 ग्राम. राइट, 2000 ग्राम. राइट. तो उसमें से अगर मुझे फाइनली बताना है कि मास रेशियो 1:1 है, तो इसका मतलब फाइनली मेरे पास जो वाटर होगा वो 1000 ग्राम होगा, और जो आइस होगा वो भी 1000 ग्राम होगा. राइट, ठीक है. तो 1000 ग्राम वाटर होगा और 1000 ग्राम आइस होगा. राइट. अब अगर हम देखें इनिशियली इतना वाटर था, बाद में इतना वाटर हुआ, इसका मतलब फाइनल स्टेट में जाने से पहले वो 773 ग्राम जो वाटर था वो आइस में कन्वर्ट हो गया. राइट. ठीक है. तो इसने आइस में कन्वर्ट होने के लिए कुछ एनर्जी को रिलीज किया होगा, मतलब एनर्जी को बाहर निकाला होगा. तो फिर वो एनर्जी कितनी थी, दैट वाज इक्वल्स टू m इंटू LF, और वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे था. दैट्स राइट. वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे था जो कि था टेम्परेचर T. ठीक है. अब ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब था, वो टेम्परेचर भी कौन सा होगा जिस वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो था 0 डिग्री सेल्सियस. तो एग्जैक्टली क्योंकि उस टाइम पे ही आइस और वाटर इक्विलिब्रियम में होते हैं. हाँ, तो इसका मतलब जो चेंज इन एंट्रोपी है दैट विल बी इक्वल्स टू m इंटू LF बाई T. तो इसकी वैल्यू हमें, क्योंकि m का वैल्यू पता है, हमें ध्यान रखना होगा कि जो देखो, एक तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ एंट्रोपी होगा, बट सिंस ये एंट्रोपी ये एनर्जी बाहर निकल रही है, तो फाइनली जो चेंज इन एंट्रोपी होगा दैट विल बी नेगेटिव. राइट. ठीक है. तो अब ये m इंटू LF का वैल्यू, जब हम m का वैल्यू पुट करेंगे, ये वो मास है जो मास कन्वर्ट हो गया है आइस में, जो होता है 0.773 kg, बिकॉज हमें SI यूनिट्स को यूज करना है. इधर यूनिट्स का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद 333 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल्स पर केल्विन पर kg केल्विन, ये होती है उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस विच इज इक्वल्स टू 273 केल्विन. इसको सॉल्व करने पे आंसर आ जाता है 943 जूल्स पर केल्विन. बट सिंस ये वाली एंट्रोपी चेंज हमारे लिए नेगेटिव होगा, तो चेंज इन एंट्रोपी फॉर दिस सिस्टम इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 943 जूल्स पर केल्विन. राइट. ये है चेंज इन एंट्रोपी फॉर ये वाला वाटर. ठीक है. नाउ अब अगर मैंने ये ही 773 ग्राम ऑफ बी पार्ट को अगर हम पढ़ें, तो अगर मैंने 773 ग्राम आइस को वापस से मेल्ट कर दिया है वाटर में, मतलब आइस वापस से वाटर में कन्वर्ट हो रही है, वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है.
प्रोसेस भले ही इरिवर्सिबल हो बट आइस तो कन्वर्ट होती है एट 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर में ऐसे ही कन्वर्ट होती है. That's तो right. इसका मतलब डेल्टा इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू बाई टी विच इज इक्वल्स टू एम इंटू एल एफ बाई टी विच इज इक्वल्स टू 943 जूल्स पर केल्विन. Right. और ये एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव ही होगा क्योंकि इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, क्योंकि वो आइस से वाटर में कन्वर्ट हो रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, इसलिए एंट्रोपी चेंज विल बी पॉजिटिव. करेक्ट. अब हम थर्ड वाले पार्ट में देखें तो हमें देखना है कि क्या ये लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स से रिलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो हमें ये पता है कि पूरे का पूरा साइक्लिक प्रोसेस जो है उसमें जो चेंज इन एंट्रोपी है वो होगा 0. क्यों? बिकॉज ये प्लस 943 और वो वाला एग्जैक्टली minus 943. वो माइनस 943 था. राइट. जो कि कंसिस्टेंट है क्योंकि सिस्टम क्लोज्ड है और साइक्लिक प्रोसेस में कभी हमेशा चेंज इन एंट्रोपी विल बी इक्वल्स टू 0 बिकॉज दिस इज अ स्टेट फंक्शन. एग्जैक्टली. ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि ये जो पूरा सिस्टम है ये क्लोज्ड सिस्टम नहीं है क्योंकि इसमें बाहर से एनर्जी आ रही है, बाहर से एनर्जी जा रही है. ये सिस्टम तो आइस प्लस वाटर का है लेकिन वाटर में एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, कभी वाटर में कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी रिलीज कर रहा है, कभी आइस में कन्वर्ट होने के लिए. तो ये सिस्टम क्लोज नहीं है. फ्रीजिंग ऑफ आइस है, हमारे पास दो प्रोसेस थे. सबसे पहले तो था फ्रीजिंग ऑफ आइस और जो दूसरा प्रोसेस है वो है मेल्टिंग ऑफ आइस. ठीक है, तो फ्रीजिंग ऑफ आइस तो था रिवर्सिबल प्रोसेस. ठीक है, राइट. लेकिन इस रिवर्सिबल प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द फुल सिस्टम शुड बी इक्वल्स टू 0. और हमें ये पता है कि चेंज इन एंट्रोपी फॉर द आइस प्लस द वाटर सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी फॉर द रिजर्वॉयर शुड बी इक्वल्स टू 0. इसका मतलब चेंज इन एंट्रोपी फॉर द रिजर्वॉयर शुड बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ चेंज इन एंट्रोपी फॉर द आइस प्लस वाटर सिस्टम. हमें पता है आइस प्लस वाटर सिस्टम के लिए चेंज इन एंट्रोपी था माइनस 943 जूल्स पर केल्विन, तो इसलिए यहाँ पे भी ये होगा प्लस 943 जूल्स पर केल्विन. दैट्स राइट. ठीक है, अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो हमारा मेल्टिंग प्रोसेस है. तो इसके लिए भी ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है जो हमारा सेकेंड प्रोसेस है. तो इसके लिए चेंज इन एंट्रोपी फॉर आइस प्लस वाटर सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी फॉर द रिजर्वॉयर शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0. That's right. इसका मतलब कि चेंज इन एंट्रोपी फॉर द रिजर्वॉयर शुड बी ग्रेटर देन माइनस ऑफ चेंज इन एंट्रोपी फॉर द आइस प्लस वाटर सिस्टम. इसका मतलब दैट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन माइनस ऑफ 943 जूल्स पर केल्विन. एग्जैक्टली. तो बेसिकली ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 11. इसमें जैसा कि हमने देखा इट हैड 3 पार्ट्स. द यूसेज ऑफ एंट्रोपी हेयर द साइन अगेन वी वुड से दैट उसी पे कॉन्सेंट्रेट करना बहुत ज़रूरी है. सो ओके, सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 11. Coming to question number 12, it says that a 45-gram block of tungsten at 30 degrees Celsius and a 25-gram block of silver at minus 120 degrees Celsius are placed together in an insulated container. Now the A part asks us what is the equilibrium temperature and what entropy changes do the tungsten, the silver and the tungsten silver system undergo in reaching the equilibrium temperature. Now we are given the specific heat of tungsten to be 134 joule per kg Kelvin and the specific heat of silver to be 236 joule per kg Kelvin. Okay. So let's see how to do this question, right? तो इस क्वेश्चन में हम पहले इनिशियल कंडीशन देखते हैं. Okay. इनिशियल कंडीशन देखते हैं. तो इनिशियल कंडीशन कुछ ऐसी है कि एक ब्लॉक है टंगस्टन का और दूसरा ब्लॉक है सिल्वर का. Right. तो इनिशियल ब्लॉक जो टंगस्टन का है वो 45 ग्राम का और सिल्वर का है 25 ग्राम का. टंगस्टन का जो फर्स्ट ब्लॉक है इसका हम T1 बोल देते हैं और सिल्वर का हम सेकंड ब्लॉक बोल देते हैं. इनिशियल इसका टेम्परेचर है कुछ 330 डिग्री सेल्सियस जिसको हम 303 केल्विन बोल सकते हैं और इनिशियली इसका टेम्परेचर है माइनस 120 डिग्री सेल्सियस जिसको हम 153 केल्विन बोल सकते हैं. राइट. ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट जो है उसमें हमें पूछा है कि व्हाट इज द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर. तो हमने इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या होता है, फाइनल टेम्परेचर वो होगा C1 M1 T1 प्लस C2 M2 T2 डिवाइडेड बाय C1 M1 प्लस C2 M2.
इसमें Right. हमें C1 C2 जहाँ हम C1 हम टंगस्टन को बोल रहे हैं, C2 हम बोल रहे हैं सिल्वर को, तो C1 C2 का वैल्यू गिवन है, M1 M2 का वैल्यू गिवन है और T1 और T2 का वैल्यू गिवन है. T1 का That's वैल्यू है 30 डिग्री सेल्सियस, T2 का वैल्यू -120 डिग्री सेल्सियस. Right. बट इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना है और फिर हमें 303 डिग्री केल्विन लेना है T1 और 153 केल्विन लेना है T2. इसलिए हमें Right. फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा कुछ तो -44.2 डिग्री सेल्सियस विच इज इक्वल्स टू 229 केल्विन. Right. ओके, सो अब मैं बी पार्ट पे आती हूँ. ये तो था ए पार्ट. अब मैं बी पार्ट में आती हूँ कि चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द टंगस्टन शुड बी इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ डी एस, बिकॉज टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट, तो हम इसका चेंज इन एंट्रोपी लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ सी इंटू एम इंटू डी टी डिवाइडेड बाई टी for temperature varies from initial to final. So 303 for tungsten to final temperature जो है 229 which will be equals to, इसमें C का वैल्यू हमें टंगस्टन के लिए पुट करना है जो C1 है, M का वैल्यू M1 है जो टंगस्टन का मास है. Exactly. और वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है तो बस वैल्यू पुट करके निकालना है. तो वो फाइनली आंसर आ जाएगा और हाँ इसका सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा M इंटू C इंटू ln T2 by T1. That's right. और T2 की वैल्यू है इसमें 229 और T1 की वैल्यू है इसमें 153. तो फाइनली इसकी आंसर आ जाएगा -1.69 जूल्स पर केल्विन. That's right. सी पार्ट भी सेम ही है, बट सी पार्ट में हमें जो टंगस्टन के लिए किया था वो सिल्वर के लिए करेंगे. तो डेल्टा एस फॉर सिल्वर विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ सी इंटू एम इंटू डी टी डिवाइडेड बाई टी. वह इनिशियल टेम्परेचर है 153, फाइनल टेम्परेचर है 399 Right. 299 विच इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें आ जाएगा m इंटू सी इंटू ln T2 बाई T1 जो फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर है ये, और इससे आंसर आ जाएगा हमारे पास 2.38 जूल्स पर केल्विन. That's right. अब इसके डी पार्ट में हमें बोलना है कि नेट रिजल्ट फॉर द सिस्टम, मतलब टोटल एंट्रोपी चेंज होगा, एंट्रोपी चेंज फॉर टंगस्टन प्लस एंट्रोपी चेंज फॉर सिल्वर जो होगा इन दोनों इसका और इसका एडिशन जो आ जाएगा, मतलब बी पार्ट का प्लस सी पार्ट का एडिशन जो फाइनली आंसर आ जाएगा 0.69 जूल्स पर केल्विन. जो पॉजिटिव आया है इसका मतलब ये है कि हम कंसिस्टेंट है कि रिवर्सिबल कि एंट्रोपी चेंज फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. That's right. So basically we see that this was a question number 12. Again इसमें भी 4 parts से, इतना लेंथी क्वेश्चन जनरली पेपर में आता नहीं है, बट फ्रॉम द कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू it covered most of the concepts regarding the second law again. Okay, so this was question number 12.